हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर सोमन कुमार पंडा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। तो प्रीवियस दो वीडियो में हम डिस्कस किए थे एनाटॉमी ऑफ रेक्टम एंड एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टम और एनल कैनाल में कौन कौन सा डिजीज होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनोरेक्टल एब्सिस। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस ये करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको कैसे लिखना है आंसर पेपर में। तो उस हिसाब से मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो देखते हैं आगे। एनोरेक्टल एब्सिस के बारे में जानने से पहले हमें एनल ग्लैंड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एनोरेक्टल एब्सिस का एक मेन कॉज रहता है एनल ग्लैंड का सपुरेशन होना। तो एनल ग्लैंड क्या होता है देखते हैं। तो आप जब भी आपका क्वेश्चन आए एनल ग्लैंड, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। एन एस ए आई डी, ये आपको हमेशा याद रहेगा। NSAID जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होता है। तो NSAID में आई जो रहता है वो ट्रिक के लिए यूज किया गया है। तो 4 चीज आपको देखने को मिलेगा NSAID। ठीक है। तो एन में क्या होता है, नियरली एनल ग्लैंड का नियरली क्या प्रेजेंट रहता है। एस में क्या होता है, सिचुएटेड एनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है। ए में ऑन एवरेज, ए में एवरेजली एनल ग्लैंड कितना तक प्रेजेंट रहता है एक ह्यूमन में। फिर डी, डी में ड्रेन कहाँ पे होता है। तो 4 चीज को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको इमेज के माध्यम से आपको बता देता हूँ, फिर आपको कैसे लिखना है वो भी आपको बता दूंगा। तो एनाटॉमी रेक्टम और एनल कैनाल हम पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रेक्टम का 3 पार्ट होता है, पहले हम जान चुके हैं, अपर मिडिल एंड लोअर पार्ट। फिर आपका आता है एनल कैनल, फिर एनस। तो रेक्टम और एनल कैनल को सराउंडिंग में एन इंटरनल एनल स्प्लिंचर आता है, और एनल कैनल और लोअर रेक्टम के सराउंडिंग में क्या आता है, एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर। ठीक है, जो कि इसको डीप एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर बोला जाता है। फिर सुपरफिशियल एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर, फिर आपका आता है सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर के बीच में जो स्पेस रहता है, ये जो आपका स्पेस है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटर स्प्रिंचरिक स्पेस, ISC, इंटर स्प्रिंचरिक स्पेस। ठीक है। तो आपका जितना भी एनल ग्लैंड है, तो वो कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, इसी के आसपास। तो लोअर रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में ही एनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो कि ऑन एवरेजली 12 एनल ग्लैंड ऑन एवरेज एक ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो ये ड्रेन कहाँ पे होता है, ये आपका रेक्टम में मैंने बताया था, एनल कैनाल में मैंने बताया था कि ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है एनल वल्व, जो कि आपका एनल ग्लैंड ड्रेन होता है इसी लेवल में, इसी लेवल में आपका एनल ग्लैंड जो होता है इसी लेवल में आपका ड्रेन होता है। क्लियर। तो NSAID को हम कैसे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूं। देखिए एन में क्या हो गया, नियरली क्या प्रेजेंट रहता है एनल ग्लैंड का। एस में सिचुएटेड कहां पे रहता है। ठीक है। ए में ऑन एवरेज एनल ग्लैंड कितना प्रेजेंट रहता है। डी में आ जाता है ड्रेन। तो 4 चीज मैंने आपको बता दिया है। तो नियरली क्या रहता है, इसी एरिया में आपका एनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, जो कि ये लोअर रेक्टम, फिर एनल कैनल। तो नियर द लोअर रेक्टम एंड एनल कैनल। सिचुएटेड कहां पे सिचुएटेड रहता है, इंटरस्पिंचरिक स्पेस। ये जो स्पेस रहता है इसको बोला जाता है इंटरस्पिंचरिक स्पेस, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो रहता है। फिर ऑन एवरेज, ए में आ जाता है एवरेज, तो ऑन एवरेजली 12 एनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। फिर ड्रेन कहां पे होता है, एनल वॉल्व के इसी लेवल में ही ड्रेन होता है। तो क्लियर, जो कि एनल ग्लैंड 2 मार्क का क्वेश्चन में हमेशा आता है, तो ध्यान दीजिएगा। एनल ग्लैंड या फिर एनल सेक, इसका सिनोनिम्स है
दोनों के नाम से पूछ सकता है। अब देखते हैं एनोरेक्टल एब्सिस क्या होता है। एनोरेक्टल एब्सिस, एब्सिस का डेफिनेशन देखते हैं एनोरेक्टल एब्सिस का। तो पहले इमेज को आप लोग देख लीजिए। लोअर रेक्टम, ये हो गया आपका लोअर रेक्टम, ठीक है। नेक्स्ट एनल कैनल, इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में आपको एक पस फील्ड इन्फेक्टेड केविटी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको बोला जाता है एनोरेक्टल एब्सिस। तो इसको कैसे डिफाइन करना है? एन एनोरेक्टल एब्सिस इज एन इन्फेक्टेड केविटी, जो केविटी रहता है वो इन्फेक्टेड रहता है, जिसके अंदर पस फील्ड रहता है, फाउंड नियर लोअर रेक्टम एंड एनल कैनल आर नोन एज एनोरेक्टल एब्सिस। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एनोरेक्टल एब्सिस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर पस को हम कल्चर में भेजेंगे तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल सकता है। तो पहले ई कोली, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बैक्टीरियट्स एंड एंटेरोकोकस, जो कि ई कोली 60% लोगों में आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें मिक्स्ड आपका ई कोली के साथ एंटेरोकोकस भी मिल सकता है, ई कोली के साथ स्टेफिलोकोकस भी मिल सकता है। तो मेनी केस में क्या होता है, मिक्स हो जाता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। या फिर बहुत सारे केस में ये भी होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म भी आपका एब्सिस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनोरेक्टल एब्सिस, जो कि हमेशा ध्यान दीजिए 4 क्लासिफिकेशन रहता है। पेरी एनल एब्सिस, जिसको सबक्यूटेनस एब्सिस भी बोला जाता है, जो कि 60% पेशेंट में आपको दिखाई देना। नेक्स्ट इस्टियोरेक्टल एब्सिस, जो कि 30% पेशेंट में दिखाई देता है। नेक्स्ट सब म्यूकोजल, जिसको इंटरस्पिंचरिक एब्सिस भी बोला जाता है, जो कि 5% केस में दिखाई देता है। नेक्स्ट पेल्वी रेक्टल एब्सिस, जिसको सुप्रालेवेटर एब्सिस भी बोला जाता है, जो कि 5% में दिखाई देता है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है सबक्यूटेनस एब्सिस, तो आपको पेरिएनल एब्सिस को ही डिफाइन करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ कि पेरिएनल एब्सिस को सबक्यूटेनस एब्सिस भी बोला जाता है, सब म्यूकोजल को इंटरस्पिंचरिक एब्सिस भी बोला जाता है, और पेल्वी रेक्टल को सुप्रालेवेटर एब्सिस भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि पेल्वी रेक्टल एब्सिस क्या है डिफाइन करो, या फिर सबक्यूटेनस एब्सिस क्या है डिफाइन करो, या फिर सब म्यूकोजल एब्सिस क्या है डिफाइन करो। तो हम एक एक चीज को हम अभी देखते हैं क्या होता है। तो 4 टाइप्स जो है, 4 टाइप्स के हिसाब से एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं पेरिएनल एब्सिस, जो कि 60% केस में दिखाई देता है। तो पेरिएनल एब्सिस कौन सा है? इमेज को आप ध्यान से देखिए, दिस इज पेरिएनल एब्सिस। तो बाकी जो इस्टियोरेक्टल एब्सिस, इंटरस्पेंचरिक एब्सिस और सुप्रालेवेटर एब्सिस को अभी भूल जाइए। बस हम अभी डिस्कस करेंगे पेरिएनल एब्सिस के बारे में, ठीक है। तो पेरिएनल एब्सिस को ध्यान से देखिए। पेरिएनल एब्सिस ये हो गया आपका लोअर रेक्टम, एनल कैनल। एनल कैनल के पास में पेरिएनल एब्सिस है। और किसके पास में है, कौन सा रीजन में है? ये रीजन में पेरिएनल एब्सिस है। तो ये रीजन में कौन सा मसल्स आता है? एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर आता है। तो ये स्प्लिंचर जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट डीप एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर, सेकंड पार्ट सुपरफिशियल एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर, और थर्ड पार्ट जो कि सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर। तो सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर का उसी रीजन में ही आपको पेरिएनल एब्सिस दिखाई देता है। तो इसको कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन आपका ये हो गया, आपका इंट्रोडक्शन। नियर टू द एनल कैनल के पास में रहता है, लाइस इन द रीजन ऑफ, कौन सा रीजन में रहता है? सबक्यूटेनियस पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एटियोलॉजी, तो क्यों होता है पेरिएनल एब्सिस। फर्स्ट में जैसे एनल ग्लैंड के बारे में बताया था फर्स्ट स्लाइड में। तो एनल ग्लैंड जो कि ऑन एवरेजली 12 रहता है, और प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, सिचुएटेड कहाँ पे रहता है? इंटरस्पिंचरिक स्पेस में, इंटरस्पिंचरिक स्पेस में। ये हो गया आपका इंटरस्पिंचरिक स्पेस, ठीक है। तो इंटरस्पिंचरिक स्पेस से पेरिनेल एब्सिस कैसे बनता है? तो एनल ग्लैंड जो रहता है वो सपुरेशन हो जाता है। सपुरेशन होने की वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करता है, ठीक है।
तो ट्रैवल करके वो पेरिएनल एब्सिस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल, इमेज को देख लीजिए ध्यान से, अगर यहाँ पे थ्रोम्बोस एक्सटर्नल पाइल्स हो गया तो ये इन्फेक्शन हो, अगर हो गया मान लीजिए, तो इन्फेक्शन वो भी ट्रैवल कर लेगा, तो वो ट्रैवल करके पेरिएनल एब्सिस क्रिएट कर देगा। फिर थर्ड पॉइंट क्या आता है, बॉयल। तो अगर कहीं पे अगर स्किन में आपका एनस के आसपास अगर बॉयल है, तो बॉयल धीरे 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 लीड कहाँ पे करेगा, अगर बॉयल को हम ठीक नहीं किए तो इन्फेक्शन लीड करेगा एब्सिस के तरफ, इसके अंदर पस फील होता रहेगा, तो पस फील हो गया तो वो माना जाएगा एब्सिस, तो वो हो गया पेरिएनल एब्सिस। तो इस स्लाइड को देखिए, नियर टू द एनल कैनल, lies in the region of subcutaneous portion of the external sphincter. Next, etiology में suppuration of anal gland, infection of thrombus external pile और boils जो कि लीड करता है एब्सिस की तरफ। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेरिएनल एब्सिस। तो जहाँ पे पेरिएनल एब्सिस है, जो एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया में थ्रोबिंग पेन होगा। थ्रोबिंग पेन मतलब क्या होता है, थ्रोबिंग पेन मीन्स एक रिदिम में पेन होना, उसको बोला जाता है थ्रोबिंग पेन। थ्रोबिंग पेन होगा अराउंड एनस। फिर अगर प्रेशराइज किए, अगर ये मान लो ये एब्सिस है, इसको अगर हम प्रेशराइज किए तो ये पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेशराइज करने का दो ही चीज़ है, एक तो डेफिकेशन में प्रेशराइज होगा या फिर सिटिंग पोजीशन में अगर बैठ जाएंगे तो उस एरिया में और ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो पेन जो होता है इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, थ्रोबिंग पेन होना। फिर पेन जो होगा इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, अगर हम डेफिकेशन करेंगे या फिर सिटिंग पोजीशन में रहेंगे तो पेन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एक पस फील्ड मास है, तो इसीलिए इसमें इचिंग सेंसेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपको क्लिनिकल फीचर। और आपको इंस्पेक्शन में, आपको देखने में, आंखों आंखों से देखने में आपको क्या दिखाई देगा, अगर मान लीजिए ये पेरिएनल एब्सिस, अगर इसका रीजन बॉयल है, जो कि बॉयल अगर लीड्स टू एब्सिस, अगर बॉयल होके वो धीरे 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 उसको अगर हम ठीक नहीं कर पाए, जो कि धीरे धीरे एब्सिस की तरफ चला गया, तो आपको एक एंग्री लंप देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका एंग्री लंप, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जहां भी पस फॉर्मेशन है तो उस पस को हम निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने के लिए एक प्रोसीजर रहता है जिसको बोलते हैं IND। IND मीन्स इंसिजन एंड ड्रेनेज। तो उसको हम इंसिजन करके उस एरिया में पस जितना भी है उसको ड्रेन करेंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक कवरेज देके उसको ठीक करेंगे। अगर मान लीजिए पस को आप सही तरीके से नहीं कर पाए बाहर, अगर थोड़ा सा भी रह गया, तो वो लीड करेगा एनल फिस्टुला के तरफ। तो एनल फिस्टुला के तरफ कैसे लीड करेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। इस इमेज को ध्यान से देखिए। पहले आपको अगर एनल मार्जिन में, ठीक है, एनल मार्जिन में एक बॉयल हो गया, तो बॉयल को आप अगर ठीक नहीं किए, ये मान लीजिए आपका बॉयल हो गया, अगर बॉयल को आप ठीक नहीं किए, जो इन्फेक्टेड हो के फिर अंदर अंदर केविटी एक क्रिएट कर लेगा जिसके अंदर पस फील्ड रहेगा। तो ये हो गया बॉयल लीड्स टू एब्सिस। ठीक है, अगर एब्सिस को भी आप ठीक नहीं किए या फिर ड्रेन भी कर दिए, IND के थ्रू आप ड्रेन कर दिए, इंसिजन करके ड्रेन कर दिए पस, फिर भी अगर थोड़ा सा भी पस रह गया, तो उस पस फिर और इन्फेक्टेड होते जाएगा अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, फिर एनल कैनाल में वो एक ओपनिंग बना देगा। तो ये ओपनिंग कितना हो गया, एक ओपनिंग इंटरनली, एक ओपनिंग हो गया एक्सटर्नली, जो कि बॉयल में एक ओपनिंग है। तो फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला का दो ओपनिंग रहता है, एक इंटरनली और एक्सटर्नली। तो एब्सिस फिर लीड करेगा फिस्टुला की तरफ। अगर बॉयल को आप ठीक नहीं किए धीरे धीरे, तो वो एब्सिस हो जाएगा। अगर एब्सिस को आप ठीक नहीं किए तो वो फिस्टुला हो जाएगा। या फिर एब्सिस को आप IND के थ्रू, पस जो है, पस को थोड़ा भी वहां पे रहने दिए या फिर सही से कर नहीं पाए IND प्रोसीजर, तो जो पस है वो भी फिस्टुला की तरफ मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये है कि बॉयल लीड्स टू एब्सिस, एब्सिस लीड्स टू फिस्टुला। तो
बॉयल जब भी हो, बॉयल को आप ठीक कर लेना चाहिए, तो एब्सिस आपको नहीं होगा, या फिर एब्सिस को आप ठीक कर लेना चाहिए, जो कि फिस्टुला आपको नहीं होगा। नहीं तो आपको फिस्टुला में और डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है, फिर उसके तरफ और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इस्टियोरेक्टल एब्सिस, जो कि 30% केस में दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया इस्टियोरेक्टल एब्सिस। तो आप अभी इस्टियोरेक्टल एब्सिस को फोकस करिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए इस्टियोरेक्टल एब्सिस जो रहता है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये इस्टियोरेक्टल फोसा में प्रेजेंट रहता है। ये हो गया आपका इस्टियोरेक्टल फोसा। ठीक है, ये आपको हो गया इस्टियोरेक्टल फोसा। तो स्टेरोक्टल फोसा में क्या प्रेजेंट रहता है, ये फुल ऑफ फैट रहता है और पोरली वास्कुलराइज्ड रहता है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, तो जो स्टेरोक्टल एब्सिस हो गया, तो वो धीरे 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 कैविटी पूरा फुल ऑफ स्टेरोक्टल फोसा में पूरा सर्कुलेशन हो जाता है। तो ये कैविटी धीरे धीरे बहुत इन्वॉल्व होने लगता है, फुल ऑफ कैविटी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें एटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, तो फर्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन। तो कहां से एक्सटेंशन होगा इन्फेक्शन, एनल ग्लैंड का सपुरेशन अगर हो गया, फिर इन्फेक्शन हो गया, या फिर इन्फ्लामेशन हो गया, तो वो लेटरली मूव करेगा। तो किसको दे के मूव करेगा, एक्सटर्नल स्प्लिंचर को दे के ये मूव करेगा, और स्टियोरेक्टल एब्सिस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगर आपका हो गया एनल ग्लैंड, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, तो धीरे धीरे लेटरली ये मूव करके स्टियोरेक्टल एब्सिस क्रिएट करेगा। तो लेटरली किसको दे के मूव कर रहा है, एक्सटर्नल एनल स्प्लिंचर को दे के ये मूव कर रहा है। ठीक है, सेकंड एटियोलॉजी क्या है, ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू भी इंफेक्शन कैरिड आउट कर सकता है। थर्ड एटियोलॉजी क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से अगर डायरेक्ट इंजुरी हो गया आपको, यहाँ से अगर इंजुरी हो गया, एनल मार्जिन से कोई भी इंजुरी हो गया, तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन कैरिड आउट हो गया, वो धीरे धीरे होके ये पूरा केविटी में फैल सकता है, जिसको स्टियोरेक्टल एब्सिस बोला जाता है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखाई देगा, सीवियर थ्रोम्बिंग पेन, यहाँ पे भी पेन होगा, जो कि पेरियानल एब्सिस में जैसे पेन होता है, यहाँ पे भी पेन होगा। और ऑन डिफिकेशन और सीटिंग में ये सीवियर पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशराइज हुआ ये एरिया में, तो ये सीवियर पेन होगा। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या लिखना है, स्टेरेक्टल फोसा इज फुल ऑफ फैट एंड पोरली वास्कुलराइज्ड, जो पहले बताया हूँ। सो इन्फेक्शन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इन्फेक्शन यहाँ पे बहुत टाइम तक कंटिन्यू करेगा, और होल ऑफ द फोसा बिकम इन्वॉल्व, ये पूरा फोसा आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। तो फुल ऑफ फोसा इन्वॉल्व होने से ये जो आपका एप्सिस से पूरा डेवलप करेगा, पूरा फोसा में पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्टियोरेक्टल एब्सिस का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, आईएनडी, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है, ड्रेन, पस को ड्रेन करना पड़ता है, अंडर एंटीबायोटिक कवरेज दे के हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंसिजन और ड्रेनेज में एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे क्रूसिएट इंसिजन देना पड़ेगा। कहाँ पे, ये अगर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द स्वेलिंग, ये अगर स्वेलिंग है तो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें क्रूसिएट इंसिजन देना पड़ेगा, दिस इज क्रूसिएट इंसिजन, ये होता है क्रूसिएट इंसिजन। तो क्रूसिएट इंसिजन क्यों यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि ये पूरा स्टियोरेक्टल फोसा में इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए हमें वाइडली इसको ओपनिंग करके पस को निकालना पड़ता है। अगर पस थोड़ा भी रह गया या फिर डिफेक्टिव इंसिजन हो गया, तो ये लीड करेगा एनल फिस्टुला की तरफ। तो क्यों फिस्टुला की तरफ लीड करेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब म्यूकोजल और इंटरस्पिंचरिक एप्सिस। तो इसी नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, इंटरस्पिंचरिक एप्सिस मतलब जो दोनों स्पिंचर होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनके बीच में जो एप्सिस होता है उसको बोला जाता है इंटरस्पिंचरिक एप्सिस। ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्पिंचर, ये हो गया इंटरनल स्पिंचर। तो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है इंटरस्पिंचरिक एप्सिस। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करना है, डीप टू द म्यूकोस मेम्ब्रेन ऑफ एनाल कैनल एबव डेंटेड लाइन। तो ये आपका हो गया डेंटेड लाइन, डेंटेड लाइन के ऊपर ही एबव डेंटेड लाइन, ये डीप टू द म्यूकोस मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इंटरस्पिंचरिक एब्सिस मींस एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्पिंचर के बीच में जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एटियोलॉजी में क्या होगा,
यहाँ पे इंटरस्पिंचरिक स्पेस में क्या रहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एनल ग्लैंड रहता है। तो एनल ग्लैंड का सपुरेशन होने से यहाँ पे इन्फेक्शन कैरिड आउट हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, पेरियनल डिस्कम्फर्ट आएगा, इसको पेशेंट को डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो हम पीआर एग्जामिनेशन करेंगे। पीआर मतलब इंडेक्स फिंगर में हम एनल कैनाल के थ्रू हम देखेंगे कि और कोई चीज़ तो है नहीं। अगर आपका पाइल्स है या फिशर है, कुछ भी है, ओपनिंग है, तो उसको देखने के लिए हम पीआर एग्जामिनेशन करेंगे। तो पीआर एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपका जो ये एंटीरियर वॉल है, लोअर रेक्टम का एंटीरियर वॉल जो है, ये एंटीरियर वॉल जो है, यहाँ पे आपको टेंडर और सॉफ्ट स्वेलिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ड्रेन करना है। यहाँ पे आईएनडी नहीं करें, इंसिजन और ड्रेनेज नहीं कर सकते क्योंकि ये डीप टू द म्यूकोस मेम्ब्रेन है। तो इंसिजन ड्रेनेज यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे ड्रेन करना है। कैसे ड्रेन करना है, साइनस फोर्सेप्स के थ्रू ड्रेन करना है, थ्रू ए प्रोक्टोस्कोप। पहले हम ये इमेज को देखिए, प्रोक्टोस्कोप में हम एग्जामिन करेंगे। प्रोक्टोस्कोप के अंदर हम साइनस फोर्सेप, ये साइनस फोर्सेप है, साइनस फोर्सेप को एंटर करके जो डीप टू द म्यूकोस मेम्ब्रेन, जो एंटीरियर वॉल में जो टेंडर और सॉफ्ट स्वेलिंग दिखाई देगा, वहां पे हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहां से हम पस को निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पेल्वी रेक्टल एब्सिस और सुप्रा लेवेटर एब्सिस, जो कि 5% केस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है लेवेटर, जो कि लेवेटर एएनआई मसल्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये आपका रेक्टम के दोनों साइड, क्या आ गया, इंटरनल एलन स्फिंक्टर, फिर आपका आ गया आपका एक्सटर्नल एलन स्फिंक्टर, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि सबक्यूटेनियस, फिर आपका आ गया सुपरफिशियल, फिर आ गया डीप। तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो फिर मसल्स जो आता है, जिसको बोलते हैं लेवरेटर एएनआई मसल्स। तो लेवरेटर एएनआई मसल्स एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर, ये दोनों के बीच में जो एब्सिस प्रेजेंट रहता है, उसको बोला जाता है पेल्वी रेक्टल एब्सिस। तो इन बिटवीन लेवरेटर एएनआई एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज कॉल्ड पेल्वी रेक्टल एब्सिस और सुप्रा लेवरेटर एब्सिस, जो कि 5% केस में दिखाई देता है। तो इसका एटियोलॉजी में देखिए, दो चीज बताई गया, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंशन होना और डाउनवर्ड में एक्सटेंशन होना। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन एक्सटेंशन होता है, अगर इस्टियोरेक्टल एब्सिस आपका हो गया, ये आपका इस्टियोरेक्टल एब्सिस है। ठीक है, तो अगर इस्टियोरेक्टल एब्सिस इस साइड में देख लीजिए, एक मिनट, अगर मान लीजिए ये इस्टियोरेक्टल एब्सिस यहाँ पे हो गया है आपको, ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होगा, धीरे धीरे इस्टियोरेक्टल फोसा में पूरा इन्वॉल्व होगा, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो ये धीरे 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 एक्सटेंशन करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इन्फेक्शन एक्सटेंशन करेगा। तो ये हो गया अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंटरस्पिंचरिक एब्सिस ऑफ इस्टियोरेक्टल एब्सिस। ठीक है, देन डाउनवर्ड एक्सटेंशन, ऊपर के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन आएगा, अगर अपेंडिसाइटिस हो गया है, या फिर गायनोकोलॉजिकल एब्सिस हो गया है, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है जो कि ब्लड के थ्रू डाउनवर्ड एक्सटेंशन में आके इस सुप्रालेविटर एब्सिस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपको पीआर एग्जामिनेशन हम करेंगे, इंडेक्स फिंगर में देखेंगे, तो यहाँ पे टेंडर और बॉगी स्वेलिंग आपको दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, आईएनडी तो नहीं कर सकते इंसिजन एंड ड्रेनेज, क्योंकि इंसिजन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ड्रेन करना पड़ेगा, वही साइनस फोर्सेप के थ्रू प्रोक्टोस्कोपी लगा के, हमें यहाँ प्रोक्टोस्कोपी लगा के यहाँ पे हम साइनस फोर्सेप के थ्रू जो टेंडर बॉगी स्वेलिंग है, इसको हम ड्रेन करना पड़ेगा यहाँ से, पूरा आपका एब्सिस का जो पस है इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर एब्सिस पस नहीं निकाले तो वो धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में और धीरे 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 फैलता जाएगा। ठीक है, तो 4 चीज हम पढ़ लिए हैं, पेरियनल एब्सिस, इस्टियोरेक्टल एब्सिस, सब म्यूकोसल जिसको इंटरस्पिंचरिक एब्सिस बोला जाता है, और पेल्वी रेक्टल एब्सिस। तो पेरियनल एब्सिस और इस्टियोरेक्टल एब्सिस दोनों में ट्रीटमेंट लाइन क्या है, आईएनडी, इंसिजन एंड ड्रेनेज। फिर सब म्यूकोसल और पेल्वी रेक्टल एब्सिस दोनों में ट्रीटमेंट लाइन क्या है, ड्रेन विथ साइनस फोर्सेप। इसको हमेशा ध्यान देना 2 पॉइंट को। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है।